दिलीप भोसले, एक ऐसा नाम जिन्होंने शब्दों से संवेदना गढ़ी, तकनीक को बनाया माध्यम और कला को दी एक नई दिशा। अब वे ला रहे हैं एक अनोखा रेडियो प्लेटफॉर्म जो न केवल सुनाता है बल्कि महसूस करवाता है। तो तैयार हो जाइए, हर दिन एक नई आवाज, एक नई कहानी, एक नया अनुभव। सुनिए रेडियो दिभो। नमस्कार। आज हम एक अहम किताब पर बात करने वाले हैं, तुकाराम गंगावणी जी की गड़ंगण। ये उनकी अपनी कहानी है जी। उस्मानाबाद जिला, जिसे पिछड़ा मानते हैं, पर वहाँ भी साहित्य की एक धारा है। ये किताब वहीं से आई है। हमारे पास ये किताब है, कुछ और जानकारी भी है, तो देखते हैं इसमें क्या खास है। जी हाँ, और ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है। ये लेखक के अपने जीवन का, उनके संघर्षों का एक बहुत ही मुश्किल सफर है। और कमाल ये है कि गंगावणी जी ने घर गृहस्थी, नौकरी, इन सब जिम्मेदारियों के बीच भी लिखने का जो शौक था ना, उसे सिर्फ जिंदा नहीं रखा, उसे बढ़ाया भी। सही। और उसी का नतीजा है गड़ंगण। उनके परिवार में तो कोई लिखता पढ़ता नहीं था पहले। वो पहले थे अपने खानदान में जिन्होंने कलम उठाई। अच्छा, गड़ंगण, ये नाम भी थोड़ा अलग है। ये तो कोई रस्म होती है ना गांव में, शादी के बाद की दावत। हाँ, बिल्कुल। शादी के बाद नए जोड़े को खाने पर बुलाते हैं, वो रस्म है। पर देखिए, लेखक के जीवन में यही रस्म कैसे एक जातिगत भेदभाव का एक कड़वा अनुभव बन गई। असल में ये किताब मतलब लेखक की अपनी खोज है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये सवाल उन्हें कुरेदते रहे। और शायद इसी ने उन्हें लिखने की ताकत दी। फिर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों से जो चेतना आई, जो आत्मसम्मान मिला, उसके साथ उन्होंने लिखा, बिना किसी कल्पना के, सीधी सच्ची बात। हाँ। और भाषा भी वही इस्तेमाल की जो उस जमाने में महारवाड़े में, मतलब दलित बस्ती में बोली जाती थी, एकदम खरी। इतनी मुश्किलों से गुजरकर लिखना, ये तो बड़ी बात है। बचपन की गरीबी, फिर पुणे जाना पड़ा जी, वहां होटल में बर्तन तक मांजे, फिर असफलता भी देखी, यहाँ तक कि मन में बुरे ख्याल भी आए, पर फिर जीने की जिद पकड़ी। बिल्कुल, और वही जिद उन्हें आगे ले गई। देखिए, 1972 में जब भयानक अकाल पड़ा था, तब उन्हें एक सरकारी काम पर मजदूरों की देखरेख के लिए रखा गया। वो अस्थायी नौकरी थी। अच्छा। और वहां पहली बार उन्हें किसी ने साहिब कहा। वो एक अलग एहसास था, छोटा सा ही सही, पर एक आत्मसम्मान महसूस हुआ। फिर काफी भटकने के बाद पानी सप्लाई डिपार्टमेंट में ट्रेसर की पक्की नौकरी मिली। तब जाकर जिंदगी में थोड़ी स्थिरता आई। लेकिन साहब बनने के बाद भी क्या फर्क पड़ा समाज के नजरिए में? वो गड़ंगण वाली घटना तो मतलब भोज में बुलाया पर कहा अपने बर्तन लाओ। वही तो, ये कैसा सम्मान हुआ, कितना अपमानजनक है। उन्हें बिना खाए लौटना पड़ा वहां से। और शायद ये अकेला वाकया नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। उनके पिता, जिन्हें वो नाना कहते थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, आजादी की लड़ाई लड़ी। लेकिन देश आजाद होने के बाद भी सिर्फ जाति की वजह से उन्हें ना वो सम्मान मिला, ना वो सुविधाएं जिनके वो हकदार थे। बचपन की भी घटना है। जमींदार के कुएं पर नहा लिए थे तो क्या डांट पड़ी थी, अपनी औकात में रहो। शहर से पढ़ लिख कर लौटे तो सोचा गांव वाले अपनाएंगे, पर हुआ उल्टा। लोग उन्हें माजूरा कहने लगे, मतलब घमंडी। यहाँ पे लगता है डॉक्टर अंबेडकर का असर बहुत गहरा पड़ा उन पर। वो जो कहते थे, शिक्षण है वाघिनीचे दूध है, मतलब शिक्षा शेरनी का दूध है। बिल्कुल। तो ये उनके लिए सिर्फ डिग्री नहीं थी, ये एक पहचान पाने का, एक अस्मिता का जरिया बन गई। निश्चित रूप से वही आत्मसम्मान, वही अस्मिता थी जिसके चलते उन्होंने अपनी माँ को दूसरों के घरों में छोटे मोटे काम करने से रोका। अच्छा। और यही हिम्मत थी कि सामाजिक बुराइयों के खिलाफ खड़े हुए। एक घटना है तड़वला गांव की। वहां अंबेडकर के गीत गाने वाले जलसा कलाकारों पर जानलेवा हमला हुआ था। अरे! पर वो लोग पीछे नहीं हटे। उनका कहना था, बाबा साहब के लिए जान दे देंगे, पर गीत गाना बंद नहीं करेंगे। ये जज्बा था। तो ये किताब सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये उस पूरे दौर के मराठवाड़ा के गांव, वहां के दलित समाज, उनकी संस्कृति, भाषा, उनके रीति रिवाज, अंधविश्वास, सबका एक खाका खींचती है। जी हाँ, बिल्कुल। गरीबी का भी बड़ा मार्मिक जिक्र है। जैसे उनके नाना का सपना था कि कभी पूनम के चांद जैसी गोल सफेद रोटी खाने को मिले। हाँ, ये सब उस समाज की सच्चाई बयान करती है। निजाम का शासन, रजाकारों के जुल्म, उनका भी जिक्र है, जो उस इलाके के इतिहास का हिस्सा रहा है। मतलब पूरी ईमानदारी से लिखा है। और साहित्यिक तौर पर देखें तो कोई लिखने पढ़ने वाली पृष्ठभूमि नहीं थी परिवार में, फिर भी इतना दमदार लिखना, ये अपने आप में बड़ी बात है।
दलित साहित्य में इसे कैसे देखते हैं? क्या ये और आत्मकथाओं से कुछ अलग है? देखिए, दलित साहित्य की ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। हो सकता है कुछ दूसरी आत्मकथाओं की तरह इसमें बहुत भयानक शारीरिक हिंसा का वर्णन उतना ना हो, लेकिन जो रोजमर्रा का भेदभाव है, जो नजरअंदाज किया जाता है, जो अपमान है बहुत सूक्ष्म स्तर पर, उसे गंगावणे जी ने बहुत गहराई से पकड़ा है। और उनकी वो सीधी, सरल, ठेठ देहाती जबान वो इसे और असली बनाती है। तो कुल मिलाकर गडंगन सिर्फ तुकाराम गंगावणे की कहानी नहीं है, ये उस दौर के उन हजारों लाखों लोगों की कहानी है जिन्होंने संघर्ष किया, अपमान सहा, लेकिन अपना आत्मसम्मान नहीं छोड़ा। सही कहा। ये दिखाती है कि कैसे शिक्षा ने और अम्बेडकरवादी सोच ने उन्हें अपनी पहचान बनाने और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने की हिम्मत दी। बिल्कुल। ये किताब मराठवाड़ा के दलित जीवन की सच्चाई को बिना किसी लाग लपेट के जस का तस सामने रखती है। गंगावणे जी का लिखना उनकी ईमानदारी का सबूत है और उनकी हिम्मत का भी। साहित्यिक तौर पर तो अहम है ही, ये एक जरूरी सामाजिक दस्तावेज भी है। सच में। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करते हैं ना, कि आज़ादी के इतने साल हो गए, हम शिक्षा की बात करते हैं, प्रगति की बात करते हैं, पर क्या समाज की सोच में वो बदलाव आया है जिसकी उम्मीद थी? वो कौन से नए तरीके हैं, नए रूप हैं, जिनमें गडंगन जैसी घटनाएं आज भी शायद हमारे आसपास हो रही हों? हाँ, ये सवाल बहुत जरूरी है। और इसी बीच वो 1962 के चीन युद्ध का भी जिक्र आता है। देखिए कैसे देश की बड़ी घटनाएं गांव के बच्चों तक पहुंचती थी। सही कहा। किताब उस वक्त के समाज पर भी रोशनी डालती है। गांव के त्योहार, मेले जैसे होली, दिवाली, भैरोबा की जत्रा, हाँ, ये सब लोगों को जोड़ते थे, लेकिन साथ ही वो क्या कहते हैं, जातीय भेदभाव की हल्की सी झलक भी मिलती है, दबी हुई सी। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का प्रभाव, उनकी जयंती मनाने का जिक्र, ये दिखाता है कि कुछ बदल रहा था। हाँ, एक सामाजिक चेतना आ रही थी। फिर वो 1972 का सूखा बहुत भयंकर था। ओ हाँ, मराठवाड़ा के लिए बहुत ही मुश्किल दौर था वो। लेखक बताते हैं कैसे लोग दाने दाने को तरस गए थे। और काम की तलाश में वो खड़ी केंद्र पर पत्थर तोड़ने का काम, कितनी मेहनत। और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी आई थी उस वक्त। ये दिखाता है कि संकट कितना गहरा था। सही बात है। ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, एक सामाजिक त्रासदी थी। पलायन, मजबूरी, सरकारी मदद, सब कुछ सामने आ जाता है। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी लेखक ने हिम्मत नहीं हारी। फिर आता है शिक्षा का संघर्ष। अरे वो तो बहुत बड़ा चैलेंज था उस जमाने में। स्कूल जाना मतलब कई कई किलोमीटर पैदल चलना। हाँ, और स्कूल में भी क्या सुविधाएं थीं। और वो स्कूल के किस्से, जैसे वो अप्रैल फूल वाला मजाक या वो फटी कमीज वाली बात, कितनी शर्मिंदगी महसूस होती होगी। ये सब दिखाता है कि पढ़ना कितना मुश्किल था। हाँ, और सिर्फ स्कूल जाना ही नहीं, पढ़ाई जारी रखना भी एक चुनौती थी। फीस कहाँ से आएगी, किताबें कैसे जुटेंगी, वो डर हमेशा बना रहता था कि कहीं पढ़ाई छूट ना जाए। बिल्कुल। लेखक का बचपन काफी मुश्किलों भरा था। गरीबी थी। हाँ, बहुत ज्यादा गरीबी। रोजमर्रा की जरूरतें भी मुश्किल से पूरी होती थी। जिंदगी जैसे खेती, जानवर चराना और शिकार पर निर्भर थी। वो बताते हैं ना, कैसे बचपन में दोस्तों के साथ कुश्ती खेलते थे, जंगल में घूमते थे। बिल्कुल। और वो पिता मतलब नाना के साथ शिकार पर जाने की यादें, वो सिर्फ पेट भरने की मजबूरी नहीं थी। हाँ, उसमें एक अलग तरह का जुड़ाव था प्रकृति से, हुनर सीखने का जरिया भी। सही बात है। और वो माँ के हाथ की बनी भाकर का जिक्र, वो स्वाद, वो संतुष्टि, अभाव में भी एक अलग तरह का सुख था शायद। ये छोटी छोटी बातें ही उस जीवन की हकीकत बताती हैं। एक साधारण इंसान का असाधारण सफर। हाँ, जो हमें उस दौर की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सच्चाइयों से रूबरू कराता है। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन को सिर्फ जिया नहीं जाता, कई बार लड़ना भी पड़ता है। बिल्कुल। और आज भी जब चुनौतियां शायद अलग तरह की हैं, क्या गंगावणे जैसे लोगों की कहानियां हमें कुछ सिखा सकती हैं? अपनी जड़ों से जुड़े रहना। हाँ, और मुश्किलों में टिके रहना। वो जो जिजीविषा है, जो लड़ने की लगन है, क्या वो आज भी उतनी ही मायने नहीं रखती? ये सवाल सोचने लायक है। चलिए इस विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और स्रोतों के साथ एक नई गहरी बातचीत में। धन्यवाद। धन्यवाद।